चलिए, तो अभी तक अपन ने पढ़ा था कि है ना, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन हमेशा वॉइड माने जाते हैं, गलत माने जाते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अगर अपन एक्सेप्शंस की बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव में नेचुरल वर्ड पर फोकस करना है, क्योंकि नेचुरल लव आपके रिलेटिव्स वाली चीज़ से आएगा। उसमें आप है ना किसी स्ट्रेंजर के साथ नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाली चीज़ इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉमिस टू पे द टाइम बार्ड डेप्ट। अगर बाई चांस पुराना कोई लोन है और वो आप अभी चुका रहे हैं तो उसमें किसी भी तरीके के कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है प्रॉमिस टू कंपनसेट। अगर आपने पुराने टाइम में कोई भलाई करी है और वापस से उसके लिए कोई कंपनसेशन दे रहा है तो वो विदाउट कंसिडरेशन भी मान लिया जाएगा, यानी कि वो पुरानी चीज़ को एक तरीके से माना जाएगा कि वो फ्यूचर कंसिडरेशन है, आपने काम पहले करा है पर पेमेंट आपको बाद में मिल रहा है। कंप्लीटेड गिफ्ट, एक चीज़ जो कि आपकी कंप्लीटली गिफ्ट है, यानी कि आपने किसी भी तरीके का कोई पेमेंट नहीं करा है। बेलमेंट, चैरिटी एंड एजेंसी। और इसका जब भी हम बात करते हैं विदाउट कंसिडरेशन वाली चीज़ के लिए तो उसका लैंडमार्क केस है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद का केस, जहां एक पर्सन ने प्रॉमिस करा था कि भाई मैं क्या करूंगा, तुझे पेमेंट करूंगा, आप टाउन हॉल बना लीजिए, लेकिन बाद में उसने चैरिटी करने से मना कर दिया। तो क्या अगर बिना आपको कोई चीज़ मिले अगर आप चैरिटी कर रहे हैं तो क्या इसमें कोई ना कोई काम मिलना ज़रूरी है? तो कोर्ट ने बोला था कि नहीं, अगर बिना काम के भी अगर आप चैरिटी कर रहे हैं और प्रॉमिस कर दिया है तो अब आपके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है कम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ की। जब हम बात करते हैं कम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज़ की तो इसमें तीन मेजर चीज़ें हैं। सबसे पहला तो कोई भी माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। अनसाउंड माइंड वाला जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हो सकता है, और ऐसा कोई भी पर्सन जो कि डिसक्वालीफाइड बाय लॉ है। अब डिसक्वालीफाइड किस तरीके से हैं, तो जैसे कि हम जानते हैं एम्बेसी वाली चीज़, फॉरेन सोवर्जिन वॉर के टाइम पर तो इन लोगों को हमेशा मना करा जाता है, या फिर कोई पर्सन जो है वो इनसॉल्वेंट हो चुका है तो वो भी डिसक्वालीफाइड बाय लॉ माना जाता है। अब माइनर के केस में क्या पोजीशन रहती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही वाला चीज़ आती है कि अगर आपने कभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो करा है वो माइनर के साथ कर लिया है तो माइनर के साथ करे हुए कॉन्ट्रैक्ट को की पोजीशन क्या रहेगी, क्या वो वॉइड माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, या फिर वो पर्सन जब 18 साल के ऊपर का हो जाता है तो क्या वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बोल सकता है। तो सबसे पहली चीज़ याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि स्टार्टिंग से ही वो वॉइड माना जाएगा। सेकंड वाली चीज़ नो स्टॉपल टू प्लीड द माइनॉरिटी। अब यहाँ होता है कि क्या माइनॉरिटी अपनी माइनॉरिटी को प्लीड कर सकता है कि भाई मैं तो माइनर हूँ इसलिए मुझे बेनिफिट चाहिए है, तो यहाँ बोल रखा है कि नो स्टॉपल टू प्लीड ऑन माइनॉरिटी। थर्ड वाली चीज़ आती है माइनर कैन एडमिटेड टू बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। तो थर्ड क्वेश्चन आता है कि क्या कोई माइनर पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकता है, तो यहाँ याद रखना है ओनली फॉर बेनिफिट वाली चीज़ आती है। ओनली फॉर बेनिफिट्स के लिए कोई भी माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है। तो क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा? नहीं करेगा। क्या वो प्रॉफिट शेयरिंग में हो सकता है? यस, प्रॉफिट शेयरिंग में होगा, लेकिन लॉस शेयरिंग में नहीं होगा। अगर कभी भी लॉस हो रहा होगा पार्टनरशिप फर्म को तो क्या माइनर को पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, माइनर को पैसे नहीं देने पड़ेंगे। माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में शेयरिंग रखेगा और किसी भी तरीके का पेमेंट पार्टनरशिप फर्म को नहीं कर रहा होगा। फोर्थ पॉइंट आता है नो रेटिफिकेशन ऑन अटेनिंग द मेजॉरिटी। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो जब आप 15 साल 16 17 साल के थे, लेकिन क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को 18 साल पूरे होने के बाद में क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करा जा सकता है कि भाई अब मैं मेजर हो गया, हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? तो बोला जाता है कि नहीं, आप है ना उसे रेटिफाई भी नहीं कर सकते इवन दो अब आप मेजर हो गए हो। तो फिर करना क्या होता है, तो अगर आपने पुराने 15 साल 16 साल 17 साल ऐसे किसी भी माइनर एज में अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा, और इसलिए अब आपको नया कॉन्ट्रैक्ट ही
क्या करना पड़ेगा, नया कॉन्ट्रैक्ट ही बनाना पड़ेगा, पुराने कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं है। लेकिन हाँ, उस कॉन्ट्रैक्ट से अगर माइनर को कोई बेनिफिट हो रही हैं तो माइनर उन बेनिफिट्स को क्लेम कर सकता है। इन केस ऑफ ए सप्लाई ऑफ द नेसेसिटी क्लेम टू बी रीएम्बर्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। अब ये याद रखना है, नेसेसिटी वाली चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर कोई बच्चा है जिसे मैं किसी भी तरीके की नेसेसिटी प्रोवाइड करवा रही हूँ, एजुकेशन प्रोवाइड करा रही, फूड, शेल्टर, ऐसी कोई भी चीज़ दे रही हूँ, और अगर एजुकेशन के लिए लैपटॉप ज़रूरी है और बाकी कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ज़रूरी है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो नेसेसिटी जो है वो हमेशा पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी और दूसरा सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगी। अगर किसी भी पर्सन को, अगर किसी भी माइनर को आप नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं तो आप उसका रीएम्बर्समेंट ले सकते हैं माइनर की प्रॉपर्टी से। अब अगर माइनर की प्रॉपर्टी जो है वो केवल 45,000 की ही है, लेकिन आपने जो उसके असेंशियल्स प्रोवाइड करवाए हैं वो 70,000 के हैं, तो क्या आप 70,000 क्लेम कर सकते हैं? नहीं, आप टोटल 45 ही क्लेम कर सकते हैं। आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपका लॉस माना जाएगा, आप उसे बाद में भी रिकवर नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मेजर हो जाए और फिर आप बोलें कि भाई बचे हुए पैसे अब तुम दे दो, नहीं। तो माइनर की प्रॉपर्टी में से आप उसे क्लेम कर सकते हो, पर माइनर के ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं डाल सकते हो कि आपको उसे बाद में, मेजर होने के बाद में उसे रीपे करना पड़ेगा। और याद रखना, नेसेसिटी में कोई भी चीज़ अगर आप सप्लाई करते हैं वो किसी भी तरीके का डेट कंसीडर नहीं करा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन अंडर द एक्सेप्शंस आर द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर बाय चांस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके केस में हो रहा है, गार्जियन के साथ हो रहा है, तो गार्जियन अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट का एक एक्सेप्शन होता है। अब जैसे गार्जियन किस सेंस में कर रहे हैं, तो जब भी आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो एजुकेशन लोन जनरली बच्चा ले रहा होता है और वो बच्चा जनरली माइनर होता है। जब आप कॉलेज के लिए जाते हैं तो बच्चा जनरली माइनर होता है, वो एजुकेशन लोन ले रहा होता है। तो क्या ये लोन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्या? तो हमें एजुकेशन लोन में आपका कोई ना कोई गार्जियन होता है जो साइन कर रहा होता है, तो ऐसे केस में इसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई बच्चा है, बीमार है, उसके केस में अगर गार्जियन ने कोई डिसीजन लिया है तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? यस, वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आता है, इन केस ऑफ ए फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एज अ माइनर कैन प्लीड इट्स माइनॉरिटी बट रिक्वायर्ड टू रिटर्न द बेनिफिट। ये मेजर चेंज है जो कि आपको याद रखना है। तो सबसे पहला है कि अगर माइनर है 17 साल का, पर वो ये दिखा रहा है कि मैं 21 साल का हूँ और सामने वाले पर्सन ने उसकी एज पर बिलीव करते हुए, उसके झूठ पर बिलीव करते हुए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब बाद में पता पड़ा कि बच्चा 21 साल का नहीं है बल्कि 17 साल का ही बच्चा है, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा या वॉइड एट इनिशियो माना जाएगा। तो जनरली बच्चे इमोशंस में बहते हुए ये बोलते हैं, मैडम झूठ तो उसने बोला है, तो फिर तो झूठ बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन अगर सामने वाले पर्सन ने बोनाफाइड तरीके से भी रिएक्ट करा है तो भी, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप फ्रॉडुलेंट एज की वजह से भी, सामने वाले पर्सन ने अपनी एज को फ्रॉड बताया है, 17 साल के पर्सन ने 21 साल तरीके से रिप्रेजेंट करा है, तो भी वो पर्सन क्या माना जाएगा, वो वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड माना जाएगा। लेकिन अगर ये वॉइड एब इनिशियो है तो ये दूसरे वाले पर्सन के लिए तो हरासमेंट हो जाएगा, एक तरीके से गलत हो जाएगा। तो फिर क्या बोला जाता है, तो यहाँ बोला जाता है कि अगर कोई बच्चा है जो 17 साल का है, जिसने ये प्रिटेंड करा है कि वो 21 साल का पर्सन है और उसने कोई साइकिल खरीद ली है, अब साइकिल खरीदने के बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। बाद में जब पैसे मांगने के लिए गया साइकिल वाला तो उसने बोला कि मैं तो 17 साल का हूँ, मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। तो यहाँ बोला जाएगा कि ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, लेकिन अब आपको ये साइकिल जो है, जो आपने बेनिफिट लिया है इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हुए, वो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो जो भी बेनिफिट उसके पास एट प्रेजेंट हैं वो उसे रिटर्न करने पड़ेंगे, जो कि उसने गेन करे हैं अपनी, है ना, फ्रॉड एज बताते हुए उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हुए। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है कि जब हम माइनर वाली एज वाली चीज़ के साथ ही माइनर का जो केस है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मोहिरी बीबी वर्सेस दामोदर दास का केस, जहां एक माइनर 20,000 रुपए
वो माइनर है वो क्या करता है 20,000 रुपये मोहिरी बीबी के हस्बैंड से ले लेता है, जो कि एक बड़ा ज़मींदार होता है, और बदले में अपनी जो प्रॉपर्टी है एज ए सिक्योरिटी उसे मॉर्गेज कर देता है। तो क्या ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं है? तो यहाँ बोला जाता है क्योंकि ये जो केस करा है, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसके साथ है? माइनर के साथ है, और क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो इसे वॉइड एट इनिशियो बोला जाएगा। और क्या उसे रीपेमेंट करने की ज़रूरत है इस लोन की? तो बोला जाता है कि नहीं, माइनर लोन का रीपेमेंट भी नहीं करेगा, और वो जो आपने मॉर्गेज के नाम पर पेपर लिए हैं वो भी आपको क्या करने पड़ेंगे? रिटर्न करने पड़ेंगे। फिर आता है आपका एक और केस जो है आपका सेन दास वर्सेस रामचंद्र वाला केस, कि वेयर देयर इज ए जॉइंट परचेज बाय द टू परचेजर। अगर बाई चांस किसी भी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में शेयर से सिक्योरिटी या कोई भी चीज़ जहां जॉइंट परचेजर है, एक माइनर पर्सन है दूसरा मेजर पर्सन है, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कैसे करवाया जाएगा? तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर किसी भी तरीके का पेमेंट लेना है तो वो केवल और केवल मेजर पेमेंट कर रहा होगा, आप माइनर को फोर्स नहीं कर सकते हो। ऑल्दो वो जॉइंट परचेजर है पर आप माइनर को फोर्स नहीं कर सकते हो पेमेंट के लिए। तो बेसिकली माइनर को हमेशा बेनिफिट दिया जाएगा, और वो किसी भी तरीके का पेमेंट आपको नहीं कर रहा होगा, और अगर उसने फ्रॉड भी करा है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट रिटर्न कर देगा, एडिशनल कोई पेमेंट नहीं करा जाएगा। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है आपकी पोजीशन ऑफ ए पर्सन ऑफ ए साउंड माइंड। अब है ना, एक तो होता है टोटली अनसाउंड माइंड पर्सन, यानी कि वो पूरी तरीके से पागल है। दूसरा होता है जो फेजेस में है कि दवाई ली तो सही है और बाकी टाइम आप अनसाउंड माइंड के हैं। या फिर आप जो ड्रिंकर्स होते हैं उनके लिए भी बोल सकते हैं, जब आप एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो अनसाउंड माइंड माना जाएगा, अदरवाइज आप साउंड माइंड के हैं। तो ऐसे जो पार्शियल वाली चीज़ है उसमें क्या होगा? तो पर्सन हु इज़ यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड और ओकेजनली ऑफ ए साउंड माइंड। तो सिंपल वाली चीज़ है, जब आप साउंड माइंड वाली पोजीशन में हैं तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, और जब आप अनसाउंड माइंड वाली पोजीशन में हैं तब आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर बाय चांस आप बैंक में काम करते हैं और बैंक में कोई भी ड्रिंक करके आता है, तो क्या उसने लोन मांगा है या लोन का रीपेमेंट करा है, उसे बैंक में एंटर ही नहीं होने दिया जाता है। क्यों नहीं? क्योंकि उस टाइम पे करे हुए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे, इसलिए किसी भी तरीके का साइन सिग्नेचर कुछ भी नहीं लिया, थंबप्रिंट कुछ नहीं लेते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो पर्सन फेजेस में अनसाउंड माइंड का है, तो जब वो अनसाउंड माइंड का है तब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वॉइड है, अगर वो साउंड माइंड वाली पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड है। अगर बाय चांस कोई पर्सन है जो अजाइलम में है, जो कि एक पागल खाने में है, और ऐसे एक टाइम पर वो बहुत अच्छा पेंटर है, तो जब वो साउंड माइंड का था तो उसने एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि हाँ मैं 10,000 रुपये में आपकी पेंटिंग बनाकर दूंगा। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसे एनफोर्स करा जा सकता है? तो यस, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा जा सकता है, क्योंकि ऑल्दो वो पागल खाने में है लेकिन स्टिल जब वो साउंड माइंड का था तब उसने ये कॉन्ट्रैक्ट करा था, इस वजह से इसे वैलिड माना जाएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वाली चीज़ होती है पोजीशन ऑफ एन एग्रीमेंट विथ एन अनसाउंड माइंड। तो अगर आप अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के साथ किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा, वॉइडेबल माना जाएगा कि वॉइड माना जाएगा? तो पहली बात तो ये है कि कोई भी पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। अगर बाय चांस फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, अगर आपने फिर भी उससे साइन करवा लिए या थंबप्रिंट ले लिए हैं, तो ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड माना जाएगा और इसके लिए सामने वाला पर्सन लायबल नहीं होगा। सेकंड वाली चीज़, अगर कोई साउंड माइंड वाला पर्सन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। पोजिशन ऑफ द एग्रीमेंट इन केस ऑफ ए पर्सन ऑफ ए परमानेंटली अनसाउंड माइंड वाला पर्सन। अगर कोई परमानेंटली अनसाउंड माइंड वाला पर्सन है तो यस, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप उसके साथ एंटर कर रहे हैं वो आपका वॉइड माना जाता है। अब बच्चे दो काम करते हैं, जब है ना वहाँ दे रखा है माइनर वाली पोजीशन में क्या दे रखा है? वॉइड एब इनिशियो दे रखा है, ठीक है, तो वहाँ वॉइड एब इनिशियो पर ही मार्क करना है 4 ऑप्शन में। लेकिन जब आप अनसाउंड माइंड वाले में आते हैं ना, तब वॉइड एब इनिशियो पर मार्क नहीं करना है। एक्ट में कहीं भी वॉइड एब इनिशियो नहीं दे रखा है। अनसाउंड माइंड वाली चीज़ में वहाँ क्या दे रखा है? वहाँ सिर्फ और सिर्फ प्लेन वॉइड दे रखा है। तो प्लीज़ उस पर वॉइड क्लिक करना है। अनसाउंड माइंड इज इक्वल टू वॉइड, और जब आप माइनर वाला केस पढ़ते हैं इज इक्वल टू वॉइड एब इनिशियो माना जाएगा। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है
चलो नेक्स्ट वाली चीज़ आती है पोजीशन ऑफ एन एग्रीमेंट। अगर कोई ड्रंक या इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है तो अगर आप किसी को भी ड्रग्स देकर या फिर कोई भी जब ड्रंक्ड पोजीशन में है तब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे क्या माना जाएगा। और क्योंकि जो ड्रंक्ड पर्सन है वो है ना अनसाउंड माइंड वाली पोजीशन में ही है, और ऐसे में आप उस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, आप रैशनल डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बोला जाता है। नेक्स्ट वाली चीज़ होती है जो आपको याद करनी है कि वो कौन कौन से पर्सन हैं जो कि डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हैं। तो लॉ ने कुछ लोगों को परफेक्टली कंप्लीटली डिस्क्वालीफाइड कर रखा है कि भाई ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी एंटर नहीं होते हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो भी रहे हैं तो ये वाले कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइड माने जाएंगे। तो अगर आप किसी के एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे वॉइड माना जाता है। अब एलियन एनिमी का मतलब क्या है, तो अगर किसी भी देश के साथ हमारा वॉर चल रहा है, उस दौरान इंडिया और चाइना का वॉर चल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर चल रहा है, और इसमें आप बिजनेस ट्रीटी कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड माना जाएगा क्योंकि आपने एलियन एनिमी के साथ क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट करा है। लेकिन अगर वॉर की सिचुएशन नहीं है और नॉर्मल टाइम में अगर आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। तो डिपेंड करता है कौन सी सिचुएशन में आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है, जब वॉर चल रहा था तब, या जब वॉर नहीं चल रहा था तब। फिर आता है फॉरेन एम्बेसडर, क्योंकि फॉरेन एम्बेसडर्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्रीज होते हैं, तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वाली चीज़ होती है कोई भी पर्सन जो कि कन्विक्टेड है, तो चाहे वो 1 साल 5 साल 7 साल कितने भी सालों के लिए अगर कोई भी पर्सन कन्विक्टेड है तो फॉर ए टाइम बीइंग उसे क्या माना जाएगा, उसे डिबार्ड कर दिया जाएगा बाय लॉ कि भाई ये वाला पर्सन इतने टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आता है इंसॉल्वेंट पर्सन, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं। एंड कोऑपरेशंस, इन्हें भी डिबार्डेड बाय लॉ बोला जाता है। अब कंपनी अलग होती है, कोऑपरेशंस अलग होते हैं। कोऑपरेशंस में अलग अलग बातें बता रखी है कि उनकी बिहाफ पर कौन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा होगा। नेक्स्ट वाली चीज़ आती है फ्री कंसेंट। तो जब भी हम बात करते हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको एंटर करना है वो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तो फ्री कंसेंट का मतलब क्या है, तो फ्री कंसेंट का मतलब होता है कि आप उसके पर्सन को कोरोजन यानी कि आप उसे डराकर धमकाकर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, फ्रॉड नहीं कर सकते, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर आप फ्री कंसेंट की बात करें तो सिर्फ यही कॉन्ट्रैक्ट हैं जो कि वॉइडेबल इन नेचर होते हैं। तो ऊपर तो पहले ही बता रखा है कि अगर आप अनसाउंड माइंड, माइनर या फिर डिबार्डेड बाय लॉ से वाले जो पर्सन है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वॉइड माना जाता है। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वॉइड एट इनिशियो माना जाएगा। लेकिन अगर विदाउट फ्री कंसेंट कर रहे हो तो वो वाले जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपके क्या माने जाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। तो क्या होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जब दो पर्सन जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है उन्होंने जो अपनी कंसेंट दी है वो फ्री कंसेंट नहीं है, तो वो फ्री कंसेंट कम नहीं है। तो सबसे पहला आता है कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है किसी भी तरीके से डराना धमकाना। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे कमिटिंग टू एन एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय द आईपीसी। अगर मैं ये बोल रही हूँ कि या तो आप मुझे साइकिल दो या तो आप मुझे कार बेचो या फिर मैं आपके बच्चे को मार डालूंगी, तो जो भी चीज़ें आपको इंडियन पिनल कोड में मना कर रखी है कि भाई ये काम को क्राइम माना गया है, ये काम आप नहीं कर सकते हो, तो जो भी चीज़ें आपको फॉरबिडन बाय आईपीसी बता रखी है अगर आप वो एक्ट कमिट करके किसी से कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं तो वो वाले कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइडेबल माने जाएंगे। अगर आप किसी को डरा रहे हो टू कमिट एन एक्ट विच इज़ फॉरबिडन बाय आईपीसी, तो अगर आप किसी को डराते हो या फिर एक्चुअल में एक्ट कर देते हो या फिर अनलॉफुल डिटेन कर रहे हो किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करते हुए फिर उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल माना जाएगा। या फिर आप कि मैं आपकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लूँगा, कब्जा कर लूँगा, इसकी धमकी दे रहे हो, तो भी वाला वो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या माना जाएगा, वॉइडेबल माना
माना जाएगा। वॉइडेबल का सिंपल मतलब होता है कि है ना, आप जो है सामने वाले को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। अब ये इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि ये प्रूव किसको करना पड़ेगा, तो जिससे डराया धमकाया गया है उसे प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस में हुआ था, कोरोजन में हुआ था। सेकंड वाली चीज़ कि यहाँ वॉइडेबल का मतलब क्या है, तो जिस पर्सन को आपने डराकर धमकाकर ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करा है, अब उस पर्सन के पास ऑप्शन है कि चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट में रहे और चाहे तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट में ना रहे। तो अगर आपने किसी को भी डरा कर शादी कर ली है तो ऐसे केस में उस पर्सन के पास ऑप्शन है कि वो शादी में रह भी सकता है और शादी में नहीं भी रह सकता है। ऑल्दो शादी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वहाँ दूसरे एक्ट लगते हैं, पर अगर आप कोई भी चीज़ ले लेंगे जिसमें आपने किसी पर्सन को डरा कर धमका कर फिर कॉन्ट्रैक्ट करा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल रहेगा। सामने वाले पर्सन के पास क्या रहता है, ऑप्शन रहता है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। नेक्स्ट वाला चीज़ आता है कॉन्सिक्वेंसेस। तो सिंपल बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइडेबल माना जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन है अब पार्टी के पास जिसकी कंसेंट जो है वो कोरोजन से ली गई है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट में रहे चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट में ना रहे। फिर आता है आपका अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है आप अपने रिलेशनशिप का, इमोशनल अत्याचार को बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि वो जो पार्टी है उसकी पोजीशन ऐसी है, याद रखना उस पार्टी की पोजीशन ऐसी है कि वो सामने वाले पर्सन की सोचने समझने की शक्ति को डोमिनेट कर सकती है। इसे अनड्यू इन्फ्लुएंस बोला जाता है। इसमें हम लेते हैं डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप, लॉयर और उसके क्लाइंट का रिलेशनशिप।